आप सबको नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1 नवंबर 2022 को दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में जो मिड टर्म की परीक्षा में 8वीं क्लास का संस्कृत का सैम्पल पेपर हुआ था उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो यह जो हमारा पेपर है 8वीं क्लास का पेपर है और मिड टर्म के 2022-23 के सेशन में संस्कृत के लेवल 2 का पेपर है। 2.5 घंटे का पेपर हुआ है। 60 नंबर का पेपर था और 1 नवंबर 2022 को यह पेपर हुआ था। इसका सॉल्यूशन हम आपको अभी बताएंगे। कुछ इस तरह से यह पेपर हमारा आया था। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न था वो था अपठित गद्यांश। ये गद्यांश आया था। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, इस गद्यांश को समझ लेते हैं। पहला प्रश्न इसमें कहा गया है, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। 8 नंबर का यह प्रश्न है। ग्रीष्म ऋतु सुखदस्य वसंत समयस्य पश्चात आगच्छति। ग्रीष्म ऋतु जो है सुख देने वाली वसंत के समय के बाद आती है, यानी कि वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है। ग्रीष्म ऋतु सुखदायक वसंत समय के बाद आती है। ग्रीष्म समये सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। ग्रीष्म के समय में अर्थात गर्मी के समय में सूर्य का जो ताप है वह प्रखर होता है। मानवः मानव पशु पक्षिणः पशु पक्षी वृक्षः पेड़ पादपः पेड़ च और पादपः और वृक्ष, इन दोनों का एक ही अर्थ है। च और अपि भी प्रखर तापेन व्याकुलः भवन्ति। प्रखर ताप से यानी कि तेज धूप से व्याकुल हो जाते हैं। मानव पशु पक्षी पेड़ पौधे, यहाँ पर वृक्षः पादपः का मतलब लगाया पेड़ पौधे, ये सारे भी प्रखर ताप से व्याकुल हो जाते हैं। केचित जनाः विहाराय पर्वतस्थलेषु गच्छन्ति। कुछ लोग घूमने के लिए पहाड़ी स्थलों पर पर्वतीय स्थलों पर जगहों पर गच्छन्ति चले जाते हैं। केचित गृहे, कुछ घर में वातानुकूलित कक्षेषु कमरों में तिष्ठन्ति रहते हैं, यानी कि एयर कंडीशन लगे हुए कमरों में रहते हैं जहाँ पर एसी लगा होता है। नद्यः सरोवरः च शुष्यन्ति। नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं। सर्वत्र जलस्य अभावः दृश्यते। सभी जगह जल का अभाव, जल की कमी दृश्यते दिखाई देती है। परंतु यदि ग्रीष्म समयस्य प्रचंड तापः न स्यात्, ग्रीष्म समय का यानी कि गर्मी के समय का प्रचंड ताप न स्यात् नहीं हो, तर्हि तो मेघः कथम भविष्यन्ति। तो बादल कैसे होंगे। मेघः बादल कथम कैसे भविष्यन्ति होंगे। और मेघान विना कुतः वृष्टि, और बादलों के बिना कुतः कहाँ से होगी वृष्टि, बारिश। ग्रीष्म समयस्य प्रभावात्, ग्रीष्म के समय के प्रभाव से एव ही वर्षा ऋतु आगच्छति, वर्षा ऋतु आती है। ग्रीष्म समय गर्मी के समय में गुलमोहर वृक्षेषु, गुलमोहर के पेड़ों पर रक्तानि पुष्पाणि, लाल फूल अतीव शोभन्ते, बहुत ज़्यादा शोभा देते हैं। और मल्लिका मालती पादपेषु, मल्लिका और मालतीन पेड़ों पर सुगंधमयानि श्वेतानि पुष्पाणि विकसन्ति, सुगंध देने वाले सफ़ेद फूल खिलते हैं। तो यह था हमारा पहला गद्यांश। इसमें से हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर देने हैं और केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 4 प्रश्न हैं, इनमें से 3 के उत्तर एक शब्द में। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सुखदायक समय के बाद आता है। सबसे पहली लाइन है इसमें ग्रीष्म ऋतु, इसका उत्तर आएगा। दूसरा है, ग्रीष्म समय कस्य तापः प्रखरः भवति। ग्रीष्म ऋतु में किसका ताप प्रखर होता है, सूर्य से आ जाएगा इसका। जनाः किमर्थम पर्वतस्थलेषु गच्छन्ति, लोग किस लिए पहाड़ी स्थलों पर जाते हैं, विहाराय आ जाएगा इसका आंसर। और चौथा है, ग्रीष्म समय कस्य अभावः दृश्यते। गर्मी के समय में किसकी कमी दिखाई देती है, जलस्य। इस तरह से इनके उत्तर आएंगे।
अब आ गया हमारा दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है, 2 नंबर का था, 2 प्रश्न थे, 2 में से 1 का उत्तर। यह प्रश्न है, ग्रीष्म समय केषु वृक्षेषु रक्तानि पुष्पाणि शोभन्ते। गर्मी के समय में किन वृक्षों पर लाल फूल शोभा देते हैं। इनमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रश्नवाचक शब्द को काट कर हम क्या कर देंगे, गुलमोहर लिख देंगे, गुलमोहर वृक्षेषु। ठीक है, गुलमोहर वृक्षेषु, गुलमोहर शब्द को ऐड कर देंगे केसु की जगह, और ये पूरी लाइन हम सेम टू सेम रखेंगे। ये हमारा बाद में पूर्ण विराम लगा के आंसर बन जाएगा। ग्रीष्म समय गुलमोहर वृक्षेषु रक्तानि पुष्पाणि शोभन्ते, ये आंसर बनेगा। दूसरा है, कस्य समयस्य प्रभावात् एव वर्षा ऋतु आगस्ति। किस समय के प्रभाव से ही वर्षा ऋतु आती है। इसमें हम कस्य की जगह ग्रीष्म समय से लिख देंगे और से पूरी लाइन सेम टू सेम रखेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। लास्ट में पूर्ण विराम लगाएंगे। ग्रीष्म समयस्य प्रभावात्, ग्रीष्म समयस्य, हाँ यहाँ समयस्य लिखने की 2 बार ज़रूरत नहीं है। समयस्य यानी कि ग्रीष्म समयस्य इतना लिखेंगे तो समयस्य 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं, समयस्य को भी आप काट सकते हैं। प्रभावात् एव वर्षा ऋतु आगस्ति, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म समयस्य प्रभावात् एव वर्षा ऋतु आगस्ति। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा जो प्रश्न था, तीसरे प्रश्न में हमारे भाषिक कार्य आता है। और भाषिक कार्य में क्या होता है, इसमें कुछ शब्दों को आपको कुछ या तो कुछ पंक्ति दे दी जाती है, 1-2 लाइन, या फिर कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, उनको कोमे के अंदर बंद करके आपको दिया जाता है इस तरह से, और उसी लाइन में से आपको बताना होता है क्या है। और हमने पहले भी जो सैम्पल पेपर डाला था उसमें छात्रों को बताया था कि आपको अगर पता करना हो कि क्या पूछ रखा है तो आपको वो शब्द ढूंढने पड़ेंगे जिसके लास्ट में पदम लिखा मिले। जिसके लास्ट में पदम लिखा मिलता है समझ लो वही चीज़ पूछ रखी है। और किस में से पूछ रखी है, जो कोमे के अंदर है उसमें से वो चीज़ पूछ रखी है जो पदम के साथ, पदम से पहले लगा हुआ है। अब देखो ये लाइन है, ग्रीष्म ऋतु सुखदस्य समयस्य वसंत समयस्य पश्चात आगस्ति। इस लाइन में क्या पूछ रखा है, कर्तृपदम, कर्तृपद पूछ रखा है, तो ग्रीष्म ऋतु आएगा। अब देखो आगस्ति आता है, लेकिन कौन आता है, ग्रीष्म ऋतु। ये ग्रीष्म ऋतु हो गया कर्ता। इसमें है, नदियाँ सरोवराः च शुष्यन्ति, नदियाँ और तालाब सूख जाते हैं। इसमें क्रियापद बताया है, क्रियापद मोस्टली क्या होता है, अंतिम शब्द होता है, शुष्यन्ति आ जाएगा। ग्रीष्म समय से प्रभावात् एव वर्षा ऋतु आगच्छति, ग्रीष्म समय के प्रभाव से वर्षा ऋतु आती है। इस वाक्य में अव्यय पद, अव्यय जो चेंज नहीं होता, एव शब्द आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद इसका टाइटल पूछा था, शीर्षक जिसको आप कहते हैं, किस अनुच्छेद का शीर्षक। अब शीर्षक वो होता है जिसके बारे में हम पूरा पैराग्राफ या गद्यांश पढ़ते हैं। किसके बारे में था पूरा पैराग्राफ, गर्मी की ऋतु के बारे में, तो ग्रीष्म ऋतु इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमारा दूसरा प्रश्न था। दूसरे प्रश्न में क्या था, चित्र को देखकर मंजूषा की सहायता से, मंजूषा से, ये जो मंजूषा है इसमें से शब्दों को चुनकर 4 वाक्य आपको लिखने थे। अब हमने आपको वाक्य बनाने पहले सैम्पल पेपर में बता दिए थे, अनुवाद की भी वीडियो हमने आपके लिए बनाकर डाली हुई थी। हमने बताया था आपको 2-3 शब्दों की पहचान करनी है। एक तो चित्र में कोई भी एक चीज़ दिखाई देती है तो उसके लिए हम अस्ति का प्रयोग करेंगे। अस्ति का मतलब एक है, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो। और जहाँ पर 2 चीज़ दिखाई दें तो उसके लिए सतह है, और जहाँ पर ज़्यादा, 2 से ज़्यादा दिखाई दे तो उसके लिए संति। ठीक है, 3 शब्द तो आपको इनकी पहचान रखनी है, अस्ति स्तः संति हैं। और 2 शब्द हमने बताए थे, अस्मिन् चित्रे। हर एक वाक्य के शुरू में आप अस्मिन् चित्रे लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको काम कितना करना था, सिर्फ वो शब्द छांटने थे जो 1 थे या 2 थे या 2 से ज़्यादा थे। अब देखो इनको मंजूषा में हम पढ़ते हैं। मंजूषा में है वृक्षारोपणम, पेड़ लगाना। महिला, अब महिला देखो यहाँ से हमको पता लग गया 1 है। छात्राः, छात्राः, छात्र ज़्यादा हैं, 1 2 3, छात्र 2 से ज़्यादा हैं। पर्वतः, पर्वत पीछे ज़्यादा हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं। पादपान, आकाशे, मेघा, मेघा बादल ज़्यादा हैं ऊपर, ठीक है, 2 से ज़्यादा हैं। सिंचती से सिंचता है, दृश्यंते दिखाई देते हैं, रोप्यंती लगाते हैं, नव नए, संति हैं, पादपहा पेड़। अब पेड़ भी 2 से ज़्यादा हैं, देखो कितने हैं पेड़, है ना।
तो 2 से ज़्यादा। तो हमने यही चीज़ें नोट की हैं इसमें, हमने ये वाक्य बना दिया आपके लिए, हमने आपके लिए वाक्य बनाए हैं। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है। पहला वाक्य बनाया, अस्मिन् चित्रे छात्राः सन्ति। बस हमने छात्राः शब्द लिया, 2 शब्द ये कॉमन है, हर एक वाक्य में आएंगे। अस्तिस्थ सन्ति हमने पहले बताया था। इसके बाद पर्वतः ज़्यादा थे, अस्मिन् चित्रे पर्वतः सन्ति, ऐसे बना देंगे। अस्मिन् चित्रे मेघः सन्ति, बादल हैं। अस्मिन् चित्रे पादपः सन्ति, पेड़ हैं। तो इस तरह से 4 वाक्य बस आपको बनाने थे। और ये कितने नंबर का था? 8 नंबर का था, एक वाक्य 2 नंबर का। और इसी के ऑप्शन में नीचे आता है एक टाइटल आपको दे दिया जाता है, उस पर भी आप 4 वाक्य बना सकते हैं। चलो इसके भी आपके लिए 4 वाक्य बना देते हैं। ये आपके लिए हमने 4 वाक्य बना दिए उद्यानम के ऊपर। भाई, अस्माकं विद्यालये उद्यानम अस्ति, हमारे विद्यालय में एक बगीचा है। उद्याने वृक्षाः सन्ति, बगीचे में पेड़ हैं। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। और उद्याने भ्रमराः सन्ति, उद्यान में भंवरे हैं। ठीक है, फूल होंगे तो भंवरे भी होंगे। तो इस तरह से आप कोई भी 4 वाक्य बना सकते थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में पदों का मेल करके वाक्य बनाने हैं। अब रमेश है, इसका अर्थ यही रहेगा, रमेश का रमेश, हम का मतलब मैं, तुम, मयूरः मोर। वने का मतलब वन में, कंदुकेन गेंद के साथ, पुस्तकम किताब को, आपणम बाजार में या दुकान पर, क्रीडसी खेलते हो तुम खेलते हो, नृत्यंती नाचते हैं, गच्छामी मैं जाता हूँ, पठती पढ़ता है। तो ये मैचिंग करना था। पहले आएगा रमेश है पुस्तकम पठती, रमेश पुस्तक पढ़ता है, ये वाक्य बन गया। दूसरा है अहम आपणम गच्छामी, मैं दुकान पर जाता हूँ या बाजार में जाता हूँ। तीसरा तवम कंदुकेन क्रीडसी, तुम गेंद के साथ खेलते हो। और चौथा है मयूरः वने नृत्यन्ति, मोर वन में नाचते हैं। इस तरह से मैचिंग करके आपको वाक्य बनाने थे। यहाँ पर चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में लिखा है, नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित जो शब्द हैं उनकी संधि या संधि विच्छेद करना है। जैसे दिनेशः पुस्तकालयम पठ गच्छति। अब जो इसमें रेखांकित शब्द है पुस्तकालयम, इसकी संधि विच्छेद करनी थी। तो पुस्तक प्लस आलयम, इसमें कै में जो अ है और आलयम में जो आ है, ये दोनों मिलके आ बन जाएंगे, दोनों मिलके। ठीक है, कै में से आ निकला था, कै आदि थी, तो आ पुस्तकालयम। दीर्घ संधि का उदाहरण है महेश है, महा प्लस ईश है, आ और ई को ए बना दिया। ठीक है, और प्रत्येकम, इसमें यण संधि है, प्रत्येकम बनेगा। देवालयम में देवालयम, यानी कि देखो मिलते जुलते 2 उदाहरण आ गए, पुस्तकालय और देवालय। ठीक है, तो ये आपके उत्तर थे। दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। इसके बाद आपका 5वां प्रश्न था। 5वें प्रश्न में आपको क्या करना था? उदाहरण को देखकर शब्दों को, वर्णों का विच्छेद करना था। जैसे रमेश को र में से अ निकल गया, मैं में से ए निकल गया, स और अ विसर्ग वाला। तो इस तरह से हमने बालिका को वर्ण विच्छेद किया है, ब आ ल ई क अ। आप देख सकते हैं धावक है, द आ व अ क अ। अध्यापक को इस तरह से लिखा हुआ है, गणेशोत्सव को इस तरह से लिखा हुआ है। इस तरह से आप स्क्रीन पर देखकर आप समझ सकते हैं ये वर्ण विच्छेद कैसे होना था। छठा प्रश्न, इसमें वर्णों को जोड़ना था। जैसे प र अ स न अह, तो प्रश्न बन गया। तो इसी तरह से हमने शब्दों को जोड़ा। पहला बना बालका, दूसरा नदी नाम, तीसरा सेवते और चौथा पाषाण है। इस तरह से इन सब वर्णों को जोड़ना था। अब 7वें प्रश्न में अंकों के स्थान पर मंजूषा से चुनकर उचित शब्दों को लिखना था। ये संख्या वाले शब्द थे। द्वाविंशति 22 को कहते हैं, एक चत्वारिंशत कहते हैं 41 को, त्रिंशत कहते हैं 30 को, और एक त्रिंशत कहते हैं 31 को। तो एक त्रिंशत आएगा, ये आएगा पहले में, दूसरे में त्रिंशत आएगा 30, तीसरे में द्वाविंशति और चौथे में एक चत्वारिंशत। इस तरह से भरने थे। 8वां प्रश्न था, उचित शब्द रूपों को चुनकर रिक्त स्थान में पूरा करना है। मैं वस्त्र देता हूँ, तो जिसको दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति आती है। तो इसमें क्या आएगा? निर्धन आया। क्या आएगा? निर्धन आया।
व्याघ्रः ओ व्याधः व्याघ्रम भई निस्सार्यत। व्याधः का मतलब शिकारी ने बाघ को बाहर निकाल दिया जालात, जाल से, जिससे बाहर निकाला। चंचल उपगम्य पास, चंचल ने पास जाकर पूछा वृक्षम, पेड़ को, पेड़ के पास जाकर पूछा। अहम परिवार से चक्षुषा, मैं परिवार की आँखों से देखता हूँ, पश्यामि देखता हूँ, संसारम सारे संसार को। तो ये जो हमने टिक लगा रखे हैं ये वाले इसमें रिक्त स्थान में आपको भरने थे। निर्धनाय जालात वृक्षम और संसारम। और दूसरी सलाह हम छात्रों को ये देते हैं, आगे जब भी आपकी परीक्षा हो तो ध्यान रखें आप केवल रिक्त स्थान वाले शब्दों को ना लिखें, केवल अनुस्वर में केवल इन शब्दों को ना लिखें, बल्कि आप पूरे वाक्य को लिखें और पूरे वाक्य में उस शब्द को ज़रूर लिखें जो पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि एक नंबर है और एक लाइन का एक नंबर ठीक लगता है, तो इतना ज़्यादा बड़ी लाइन होती नहीं है, एक पंक्तियाँ होती है, एक लाइन होती है, तो आपको पूरी पंक्ति लिख देनी चाहिए। ना कि छोटे बच्चे हैं, छोटे छात्र होते हैं, कई बार जल्दबाजी में सिर्फ इन्हीं शब्दों को लिख देते हैं पेपरों में, जबकि ऐसा गलत होता है, पूरी लाइन लिखनी चाहिए आपको। चलो, दूसरा है उचित धातु रूपों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करने थे। इनमें भी केवल 3 करने थे और इसमें भी 3 करने थे। पहला है ग्रामम परितः वृक्षः, तो पेड़ ज़्यादा हैं तो क्या होगा, संति आएगा। ठीक है। सर्वाणी पत्राणी, सभी गांव के चारों ओर पेड़ हैं, ये पहले की हिंदी बन गई। दूसरे की है सर्वाणी पत्राणी, सारे पत्थर चल दूरभाषी अंतरे सुरक्षितानी, तो इसका भवंती आएगा। जो बहुवचन वाला है वहाँ अंति वाला धातु का रूप आएगा। सभी पत्थर मोबाइल में सुरक्षित रहते हैं। अहम आह्वानम करोमि, मैं आह्वान करता हूँ, जहाँ अहम आएगा वहाँ आमी वाला आएगा, ओमी वाला शब्द आएगा। मानवः ये बहुवचन है, वीरमंती अंति वाला आ जाएगा। तो अनुवाद का नियम सभी छात्रों को पता होना चाहिए। यदि किसी को अनुवाद नहीं आता तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको संस्कृत व्याकरण की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर अनुवाद की वीडियो देखें। अनुवाद को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाया हुआ है। तो मैं आह्वान करता हूँ, तीसरे की हिंदी बनी और चौथे की बनी, मानव वृक्षों की छाया में विश्राम करते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा पढ़ा हुआ शुरू हुआ। 9वां प्रश्न, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको हम पहले पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। कस्मिंश्चित् वने, किसी जंगल में, खरनखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म, खरनखर नामक शेर प्रतिवसति स्म रहता था। स कदाचित, उसने कदाचित कभी इतस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमते हुए, क्षुधार्तः भूख से पीड़ित न नहीं, किंचिदपि कुछ भी आहारम भोजन प्राप्त किया या प्राप्त हुआ। उसको कभी किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से पीड़ित होने पर भी कुछ भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः तब सूर्यास्त के समय एका महती गुहाम, एक बहुत बड़ी गुफा को दृष्टवा देखकर उसने अचिंतित सोचा, नूनम एतस्याम, निश्चय ही, नूनम का मतलब निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात में कोपी जीवा अगस्ती, कोई प्राणी आता है। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, अतः इसलिए अत्रैव यहीं निगूढ़ो छिपा हुआ भूतकर होकर तिष्ठामि ठहर जाता हूँ इति, ऐसा उसने सोचा। तो पहला प्रश्न था, केवल एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था 2 प्रश्नों में से एक पद में। वने के प्रतिवसति स्म, जंगल में कौन रहता था। हमने छात्रों को एक तरीका और बताया था पहले सैंपल पेपर में। अगर मान लो किसी छात्र को एक शब्द में आंसर पता नहीं लग पाता है, छात्र समझ नहीं पाते हैं क्या लिखे आंसर, तो हमने कहा था प्रश्नों के 1-2 शब्द को आप पैराग्राफ में ढूंढ लीजिए। मान लीजिए प्रतिवसति समय, अब देख लीजिए कौन सी लाइन में है। भाई पहली लाइन में प्रतिवसति समय मिल गया, इस पूरी लाइन को उठा के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जो उत्तर वाला शब्द है वो आपका उस लाइन के अंदर अगर आ गया, जो लाइन आप लिख रहे हो, तो वो आंसर मान लिया जाएगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो पूरी लाइन आप लिख सकते थे, शर्त सिर्फ इतनी कि आपका आंसर का जो शब्द है, और वो तब जब आएगा जब आप वो लाइन लिखेंगे
जिसमें एक दो शब्द आपके पैराग्राफ में मिल जाए। अब इसमें प्रतिस्थापन समय, इसमें प्रतिस्थापन समय, दोनों की एक ही लाइन आंसर बन सकती थी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा था जंगल में कौन रहता था, तो जंगल में कौन रहता था, खर नखर रहता था, तो सिंह भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आंसर इसके आ जाएंगे। क्यों, इसमें सिंह भी है और खर नखर भी है। आप अगर एक लाइन ये पूरी लिख देते या लिख सकते हैं तो भी आंसर मान लिया जाएगा। दूसरा है किम नाम सिंह प्रतिवस्थी समय किस नाम का शेर रहता था, इसका भी खर नखर आ जाएगा, दोनों का खर नखर उत्तर हो सकता है, ये हो जाएगा दोनों का। इसके बाद पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना था। खर नखर नामक शेर कहाँ रहता था, अब कुत्र, इसमें भी पहली लाइन आ जाएगी, वन में रहता था, कुत्र की जगह सिर्फ वने लिखना था, बाकी आंसर हमारा तैयार था। ठीक है, शेर ने बहुत बड़ी गुफा को देखकर क्या सोचा, ये पूरी लाइन लिख देंगे। नौनम तस्याम गुहायाम रात्रौ कोपी जीवा अगस्ती, निश्चय ही इस गुफा में रात में कोई आता है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों मिला के लिख सकते हैं, और जितना पेन के साथ हमने लिखा हुआ केवल उतना भी अगर आप लिख देते हैं तो भी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, तीसरे प्रश्न में पूछा महतीम गुहाम, इन दोनों में विशेषण क्या है। हमने पहले बताया सैंपल पेपर में भाई, जिस प्रश्न में इस तरह के दो शब्द आ जाएं और दोनों में जब विशेषण पूछे तो पहली बात तो ये याद रखना विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता होती है उसको विशेषण कहते हैं। और मान लो इतना भी अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहता कि विशेषण किसे कहते हैं तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, दो शब्दों में जो पहला शब्द हो वही विशेषण होता है। महतीम, जंगल में खर नखर राजा रहता था, खर नखर रहता था, सॉरी राजा नहीं है इसमें, रहता था। इस वाक्य में कर्ता कौन है, अब रहने वाला कौन है, खर नखर है तो इसका आंसर आ जाएगा। गुफा में रात में कोई जीव आता है, यहाँ क्रिया क्या है, क्रिया जो है मोस्टली जो है 99% क्या होता है, अंतिम शब्द होता है आगच्छति। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो पहले का आंसर महतीम, दूसरे का खर नखरा, तीसरे का आगच्छति, ये हुआ। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में आपको एक श्लोक दिया गया है और इसमें से आपको प्रश्नों के उत्तर देने थे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, इसकी भी हम एक बार हिंदी बता देते हैं। चल चल चलो चलो पुरतो, आगे निदेहि रखना चाहिए चरणम कदम, सदैव हमेशा पुरतो सामने निदेहि रखना चाहिए, रखो या चरणम कदम को, कि चलो चलो हमेशा कदम आगे रखो और हमेशा कदम आगे रखो, ऐसा 2 बार इसने लिखा। सदा दूसरी बार में सदैव जोड़ दिया इसने, कि चलो चलो हमेशा कदम आगे रखो और हमें चलो चलो आगे कदम रखो और हमेशा आगे कदम रखो, 2 बात है। गिरि शिखरे, पर्वत के शिखर पर ननु निश्चय ही निज निकेतनम, अपना निवास है, यानी कि हमको पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है कहने का मतलब। और विनय बिना ही यानम, वाहन के नगारोहणम, पहाड़ पर चढ़ना है और बिना वाहन के ही पहाड़ पर चढ़ना है, क्योंकि बलम जो बल है स्वयं अपना भवती होता है साधनम साधन, क्योंकि अपना बल ही साधन होता है। तो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है किम निदेहि, क्या रखना है, चरण रखना है। दूसरा चरणम कुत्र निदेहि, जो कदम है वो कहाँ रखना है, चरण कहाँ रखना है, पुरतो आगे रखना है। अब दूसरा है कदा पुरत है चरणम निदेहि, कदा कब, कब आगे चरण रखना है, कब रखना है, सदैव रखना है। इसमें पूर्ण वाक्य वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा पूरी लाइन लिखनी है, कदा की जगह सदैव लिख देंगे और ये हमारी पूर्ण विराम, ये पूरी लाइन हो गई आंसर। दूसरा है नगारोहणम कथम करणीयम, भाई पहाड़ पर चढ़ना कैसे करना है, पहाड़ की चढ़ाई कैसे करनी है, विनय व्यानम, कथम की जगह क्या आ जाएगा, विनय व्यानम। ठीक है, तो पूर्ण विराम, नगारोहणम विनय व्यानम करणीयम, ये आंसर बन जाएगा। इसके बाद आ गया परकियम,
इस शब्द का विलोम शब्द, विलोम बताना है। तो विलोम स्वयं आया है। पर्वत शिखरे, पहाड़ की चोटी पर, इसके लिए कौन सा पर्याय शब्द आया है? गिरि शिखरे आया है। सदा पूर्तैव चरणम निदेहि, हमेशा आगे ही कदम रखना चाहिए। यहाँ पर अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? एव, एव लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में भी पाठ का भाग आया है, इसमें से भी हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नीचे लिखे गए संवाद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अध्यापिका कहती है सुप्रभातम, तो छात्र भी कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम। फिर अध्यापिका कहती है भवतु ठीक है, अध्यय किम पठनीयम, आज क्या पढ़ना चाहिए? छात्र कहते हैं वयम सर्वे, हम सब अपने स्वदेश से, अपने देश के राज्यानाम, राज्यों के विषय में बारे में ज्ञातुम इच्छा में जानना चाहते हैं। ये सप्तभगिन्या पाठ में से आया है। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, वदता कहो, अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो साइरस कहता है चतुर्विंशति महोदय, ये वैसे सायरा नाम है इसका, साइरस इसने गलत लिख दिया। चलो इसने लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है वो सायरा शब्द होता है यहाँ पर पाठ के अंदर। तो वो कहता है चतुर्विंशति का मतलब 24, महोदय हे महोदय, हे महोदय 24। सिल्वी कहती है न नहीं, ही निश्चय ही, न नहीं ही निश्चय ही, निश्चय ही नहीं महाभागे हे महोदय, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, वो 25 बताती है कि 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है अन्य को पे, दूसरा कोई बताने वाला। स्वरा कहती है मध्य बीच में, हे महोदय हे महोदय, ये जो लिखा है ये गलत है, ये नहीं आएगा, यहाँ पर मैं आना था। मैं भगिनी, मेरी बहन कथयति कहती है, यदि कि अस्माकम देशे, हमारे देश में, नवविंशति राज्यानि सन्ति, नवविंशति 29 राज्य हैं। एतद अतिरिच्य, इनके अलावा सप्त केंद्र शासित प्रदेश अपि सन्ति, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। तो ये था हमारा संवाद, इसमें से हम प्रश्नों के उत्तर निकालते हैं। पहला प्रश्न है छात्र किसके राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं? स्वदेशस्य, ये शब्द इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का। दूसरा है संवादानुसारम कति केंद्र शासित प्रदेशा, तो यहाँ पर सप्त आया है तो ये इसका आंसर आ जाएगा दूसरे का। इसके बाद यहाँ पर आया है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। हमारे देश में कति राज्यानि सन्ति इति का वदति, ऐसी कौन कहती है? ये तो पूछा है ना कि हमारे राज्य में कितने राज्य हैं, तो किसने पूछा है? अध्यापिका ने पूछा है। तो पहले लाइन लिख देंगे अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति इति वाक्यम, बस का की जगह अध्यापिका लिख देंगे, ये हमारा वाक्य आंसर बन गया। पूर्ण विराम जरूर लगाना है लास्ट में। दूसरी बात है ये सायरा, दूसरा प्रश्न है सायरा की मुद्दत, देखो यहाँ पर आ गया ना सायरा, हमारा अनुमान ठीक था। सायरा क्या कहती है? अब सायरा ने जो बात कही है वो लिखनी है, उसने केवल इतने ही दो शब्द कहे हैं, चतुर्विंशति महोदय, बस ये लिख देंगे, ठीक है। जितना पेन के साथ लिखा है इतना लिख देंगे, इसी में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आ गया उत्तमम पद का पर्याय शब्द। हमने कहा भाई जो शब्द आपको कॉमे के अंदर मिले, ये उसके बारे में पूछ रखा है। और क्या पूछ रखा है? जिस शब्द से पहले पदम मिले, पर्याय मिल गया, अव्यय मिल गया, ठीक है। यानी कि ये एक पहचान है पदम शब्द की, हर एक में नहीं मिलेगा, लेकिन 99% ये पदम शब्द लिखा मिलता है, ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है। तो उत्तमम का पर्याय क्या आएगा? शोभनम। स्वदेशस्य, अब इस शब्द में कौन सी विभक्ति है? जिसके लास्ट में स्य हो तो वहाँ कौन सी होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। ये सप्त में गलत था, ये वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, षष्ठी है इसकी। तो एतद अतिरिच्य शब्द केंद्र शासित प्रदेशा भी सन्ति, यह वाक्य है, इसमें अव्यय शब्द पूछा है तो अब ही आएगा, ठीक है। तीसरा, इसके बाद है 12वां में क्या है? इसी पाठ का जो चल पूर्तनिदेहि चरण वाला है, जो हमने पहले भी एक प्रश्न आया था इसी पाठ में से, श्लोक
उसमें से हमने क्या प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी का एक श्लोक आ गया। अब इसमें से रिक्त स्थान भरने हैं हमको। तो यह मंजूषा की सहायता से ठीक शब्दों को चुनकर श्लोक का अन्वय पूरा करना है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, इसकी हिंदी हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसका अन्वय देख लीजिए। यहाँ चल चल पहले में क्या आएगा, ये शब्द आएगा चल। पुरतः चरणम निदेहि, चलो चलो आगे कदम रखना चाहिए निदेहि। सदा तीसरे में आएगा सदा, हमेशा पुरतः आगे ही, एव का मतलब ही, चरणम निदेहि कदम रखना चाहिए, ये इसकी हिंदी बन गई। 13वें में आया है, 12वें में अन्वय पूरा हमने कर दिया, 13वें में विलोम शब्दों को मिलाना है। पुरतः का मतलब होता है आगे, स्वयं अपना, भीति का मतलब डर होता है, गमनम का मतलब जाना, आगमनम का मतलब आना, पृष्ठतः है पीछे, परकीयम दूसरों का, साहस है साहस। तो अब देखिए पुरतः सामने का क्या होगा, पीछे, स्वयं अपने का क्या होगा, पराया, परकीयम दूसरों का, भीति डर का क्या होगा, साहस, और गमनम जाने का होगा आगमनम। तो इस तरह से ये हमने क्या कर दिया, विलोम शब्द मिला दिए हैं। तो इस हमारे प्रश्न पत्र में केवल 13 प्रश्न ही आए थे इस पेपर में, और 13 के 13 प्रश्नों का आपको हमने सॉल्यूशन करके बताया। आशा करता हूँ सभी छात्रों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और सबसे विशेष बात क्या है, 2022-23 के सेशन में पेपर आपका इसी तरह से आएगा। जो लास्ट वाला आपका अंतिम परीक्षा होगी, फाइनल एग्ज़ाम होगा, उसमें भी आपके इसी तरह के प्रश्न आएंगे, पैटर्न यही रहेगा। और सिलेबस आपका पूरा पाठ होंगे, सारे के सारे पुस्तक के जितने भी आपके लगते हैं। तो काफ़ी सहायता मिल जाती है जब आपके सैम्पल पेपर या पहले के आपको प्रश्न पत्र आपको वीडियो के रूप में देखने को मिलती है, तो काफ़ी सहायता छात्रों को मिल जाती है। तो सभी छात्र आगे संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।